चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, या कुछ सॉरी न्यूमेरिकल्स। इनफाइनाइट बॉडीज अमजद इसमें इंक नहीं है, कॉमा, इधर ध्यान दो, क्वेश्चन लिखो सब लोग। ईच ऑफ मास 3 kilograms are situated at distances 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter and so on respectively on x-axis. The resultant intensity of gravitational field at the origin will be first option capital G, second option twice of capital G, third option thrice of capital G and the last option 4 times of capital G. तो देखो तो कई सारी बॉडीज़ है, हर एक बॉडी का मास 3 किलोग्राम है और वो अलग अलग लोकेशन पे रखी गई। ऐसे कितने बॉडीज़ हैं? इनफाइनाइट है ना। और आपको एक्स एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे रखी गई है, आपको पता लगाना है कि रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द ओरिजिन क्या होगा। तो देखो भाई, ये आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका एक्स एक्सिस, ओके, ये रहेगा ओरिजिन। ओके, तो मान लो कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये डिस्टेंस आपका 2 मीटर, फिर उसके बाद ये डिस्टेंस आपका 3 मीटर, ये डिस्टेंस आपका 4 मीटर, डिस्टेंस आपका 5 मीटर, और ऐसे ही करते करते आपको आएगा आखिरी में 8 मीटर्स, इस तरह से। इसका मीनिंग ये होता है कि भैया ऐसे लंबी है ये काफ़ी ज़्यादा, मगर डिस्टेंस जगह कम है तो अपन उसको यहीं बना दें, शॉर्ट में समेट दिया अपन ने। तरीका है वो बताने का। अब ऐसा है कि देखो, पहला मास कहाँ रखा हुआ है? मास आपका यहाँ रखा हुआ है ना, कैपिटल M इक्वल्स टू 3 किलोग्राम। तो दूसरी बार कहाँ रखा हुआ है? यहाँ पे। फिर अगला कहाँ पर है? 4 पे। फिर उसका अगला कहाँ है? 8 पे। ठीक है ना, मतलब सिंपल ये समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस जो है वो डबल होते जा रहा है। उसके बाद 16 पे होगा, है ना। अब चलो एक का तो समझ में आता है, एक का रहा तो Gm/r², 2 रहे तो डायरेक्शन सेम रहा तो ट्वाइस Gm/r², है ना, या फिर जो भी रहा डबल ऐड कर डालो डिस्टेंस के हिसाब से। यहाँ तो इनफाइनाइट है, कैसा करेंगे देखते, चलो लिखेंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि नेट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, अब चलो नहीं भी बोले तो चलता, अप टू इन्फिनिटी, है ना। तो मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, पहले वाले का क्या आएगा? Gm/r², या फिर Gm/ कितना है वो? 1 का स्क्वायर। मैं m की वैल्यु सबसे आखिर में डालूंगा, है ना। ये डिस्टेंस कितना है? 1 है ना, 1 का स्क्वायर प्लस Gm/r²,
उसका डिस्टेंस कितना बताओ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 का स्क्वायर। दूसरा वाला कहाँ है, तीसरा वाला सॉरी, gm/4 का स्क्वायर। चौथा वाला कहाँ है, gm/8 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अप टू इन्फिनिटी। आया समझ में? पहले ये समझ में आया क्या, देख लो अच्छे से यहाँ तक, है ना। आपने क्या करे, एक एक मास के वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसका आपने फॉर्मूला लिखते चले गए। आपको मालूम है हर एक पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, gm/r²। कैपिटल G उस मास की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मेरे को बोलो इंटेंसिटी कहाँ निकालना है, यहाँ पे O पे निकालना है ना। इसके वजह से यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, तो बोले मान लो इधर होगी ऐसी I1, है ना, हमेशा मास की तरफ रहती हो। इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, I2। इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, I3। इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी क्या होगी, I4। सभी इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, सेम है, तो आपने को क्या करना है, ऐड करना है, सबको ऐड करते यार। ऐसे तो कितने हैं, इनफाइनाइट, है ना। चलो पहले 2-4 लिख लेते हैं। ये वाला G इंटू कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है, ये 1 मीटर। ये वाला G इंटू कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है, 2 मीटर, तो 2 का स्क्वायर। अगला वाला कहाँ बोला हुआ है, देखो तीसरा वाला कहाँ रखा है, 4 मीटर पे। तो जो G इंटू कैपिटल M डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, उसका अगला कहाँ रखा हुआ है, 8 मीटर पे। G इंटू कैपिटल M डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। ये समझ में आया कि बेटा, एक एक को गर्ल्स समझ में आया क्या, नहीं समझा बिल्कुल बोलना कि क्या समझ में नहीं आ रहा, मैं बोल दूंगा फिर से, ऐसा कोई मसला नहीं है। बोलो, हाँ बोलो बिंदास बोलो, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे ना वैसा, वो कुछ अच्छा आपसे बुक पलटा रहे थे। तो देखो बेटा इधर इस तरह से अपन ने ये लिख के रख दिया। अब इन सब में कॉमन बात क्या है, GM। तो GM को निकाल लो बाहर, चलो ठीक है निकाल लिया। बचा क्या फिर, 1/1 का स्क्वायर आप 1 बोल सकते हो, 1/2 का स्क्वायर अपन 1/4 बोल सकते हो, 1/4 का स्क्वायर 1/16 बोल सकते हो, 1/8 का स्क्वायर या आप 64 बोल सकते हो, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अभी अपने ऐसा लिख डाला, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आप इस तरह से इनफाइनाइट तक के अगर किसी सीक्वेंस को अरेंज करते हैं और ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सीरीज। आपने अगेन अगर शुरू से आप मेरे पास है तो मैंने आपको 3 टाइप की सीरीज बताया था, AP, GP, HP, और ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा, AP, GP, HP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसमें से 2 चीज़ों का फिजिक्स में यूज़ हुआ है, एक AP का और GP का, आगे भी यूज़ हुआ है। ये जो चीज़ आज बताने जा रहा हूँ मैं, आगे भी आपको यूज़ देखने को मिलेगा। हम अब देखेंगे ये AP है या GP है। अब AP है कि GP है कैसे पहचानेंगे, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से सब्ट्रैक्ट करके देखो, अगर वैल्यू सेम आ रही तो वो AP है। अब 1/4 -1 करेंगे तो 3/4 होगा, मगर 1/16 को -1/4 करेंगे तो 3/4 नहीं होता, तो ये AP नहीं है, AP तो नहीं है। अब GP है क्या, 1/4 डिवाइडेड बाय 1, 1/4 होता, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/4 होता। देख लो नहीं तो ट्राई करके, सर आप बोल रहे हम कैसे माने, नहीं नहीं सर मान लिए, नहीं रहने दो, है ना, आया 1/4 है ना। अच्छा अरे नहीं ना, रहने दो सर, मानिए ना, आप बोल दिए बस काफ़ी है। अब ऐसा है कि 1/64 डिवाइडेड बाय 1/16, ये भी 1/4 होता। यकीन आया, नहीं आया तो बता दूँ, आ गया ना बस फिर। अब ऐसा है कि भैया ये हर बार वैल्यू कैसी आएगी, बेटा इधर ध्यान दो, हर बार ये वैल्यू कैसी आएगी, कॉमन आएगी, है ना। तो ये GP है, और ये कहाँ तक के सम है, इन्फिनिटी तक। तो सम ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू आप उसको ऐसा करेंगे,
सम ऑफ इनफाइनाइट वैल्यू ए इंटू 1 माइनस आर, ए अपॉन 1 माइनस आर। अब ए क्या है यहाँ पे, यहाँ ए होता है आपका फर्स्ट टर्म और आर होता है आपका कॉमन रेशियो। याद रखना भैया, ये बहुत यूज में आने वाला है आगे भी, इसी चैप्टर में और भी यूज होगा, ये 2-3 बार और यूज होगा, है ना। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा जो सीक्वेंस आपको नजर आ रहा है या सीरीज जो नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहला टर्म कौन सा है, 1 है। ये नहीं, ये वाला 1 है ना। तो मैं बोलूँगा ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पहला है 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो क्या है, 1/4। तो चलो देखते हैं, 1/4। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3/4, ये चले जाएगा ऊपर तो 4/3। क्या आएगा ये, 4/3। आया समझ में। तो मतलब ये ब्रैकेट को अगर आप ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 4/3। अप्रोक्सीमेशन में 4/3 आएगा। अगर ऐसी बात है मैं लिख सकता हूं देयरफॉर आई नेट इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय, एक काम करो कैपिटल एम की वैल्यू डाल दो जो कि कितनी थी, 3 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय 4/3। ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आई नेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी। आई नेट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल जी। दैट्स द आंसर, है ना। 4G का कौन सा ऑप्शन है देख लो, लास्ट ऑप्शन। आया कि नहीं समझ में। इनफाइनाइट सीरीज बहुत बार आएगा अभी, मगर तुम्हारे को इतनी बार बताऊंगा मैं, ये चीज याद हो ही जाएगी। कुछ क्या हो गया, बोल बोल मेरे को बोल, क्या 8 है। नहीं, ये सम ऑफ इन्फिनिटी हो, 8 कहाँ से आएगा। ऐसे बातें मत किया करो भैया। आ गया, चलो इधर ध्यान। क्वेश्चन लिखना सभी का हो गया, डायग्राम बाकी है ना। बाबू two concentric shells of mass capital M1 and M2 are having radii R1 and R2, which of the following expression is correct? Which of the following expression is correct? For the gravitational field, for the gravitational field on mass small n,
फर्स्ट ऑप्शन I इक्वल्स टू कैपिटल G M1 प्लस M2 अपॉन R स्क्वायर फॉर R लेस देन R1। डायग्राम हो गए। सेकेंड ऑप्शन I इक्वल्स टू G M1 प्लस M2 अपॉन R स्क्वायर फॉर R लेस देन R2। थर्ड ऑप्शन I इक्वल्स टू कैपिटल G M2 अपॉन R स्क्वायर फॉर R1 less than R less than R2। and the last option I equals to capital G M1 upon R square for R1 less than R less than R2। और डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ आपको। खत्म। इधर का हो गया, सॉल्यूशन हो गया सभी का। बताइए। तो सिचुएशन ऐसी दी गई है, दोनों भी शेल है। अहमद कुछ खास इंपॉर्टेंट बात चल रही है? हाँ, तो जब तक क्लास में बातें नहीं करना। तो दो स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, एक का रेडियस r1, एक का रेडियस r2। और मैं मास स्मॉल m को कहीं पे भी रख सकता हूँ। आप चाहे तो अंदर भी रख सकते हैं, बाहर यहाँ पर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, है ना। ये वेरिएबल है, मतलब ये वैल्यू बदल सकती है। अब वो अलग अलग कंडीशन उसने बताया हुआ है यहाँ पे। तो उसमें सबसे पहली कंडीशन ये बताया है कि अगर r लेस देन r1 है, मतलब मास को आपने यहाँ कहीं तो भी रखा, कहीं पे भी बीच में, कहीं पे भी, तो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का फॉर्मूला वो आएगा Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर फॉर R लेस देन R1 बोला है ना उसने। क्या लगता है आपको सही है? ये जो पॉइंट है, अगर मैं ये लेता हूँ तो ये वाले शेल के अंदर है, अरे ये वाले शेल के अंदर है, और ये वाले शेल के भी अंदर है। मैं रिवीजन में आपको आज बताया था कि अंदर क्या होता है, इंटेंसिटी 0। तो दोनों के वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये सही है क्या बोला हुआ? नहीं, इसका असल आंसर तो 0 आने वाला है। तो भैया ये गलत है। ये समझ में आया आपको, है ना। चलो अब दूसरा देखते हैं। फॉर R लेस देन R2, आप कहीं पे भी रखो अंदर,
है ना, कहीं पे भी अंदर। तो बोले R लेस देन R2, आप यहाँ पर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ R2 से छोटा होना चाहिए डिस्टेंस। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला बोले आपका ये आ जाएगा। तो बोले ये भी गलत है। कैसे? अगर मान लो मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ रखा, तो यहाँ रखा तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आएगा I इक्वल्स टू G कैपिटल M1 अपॉन R² ओनली। बोले ऐसा कैसे? अरे आप I क्या बोलते हो? इंटेंसिटी ड्यू टू द फर्स्ट शेल, ड्यू टू इंटेंसिटी ड्यू टू द सेकेंड शेल। क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है सेकेंड शेल के अंदर आ गया है ना, तो सेकेंड शेल की वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो भैया ये तो हो गया 0। हाँ, I1 फर्स्ट शेल के अभी भी वो बाहर है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो रहे वहां पर इंटेंसिटी, और वो क्या रहेगा? GM1 अपॉन R1 का स्क्वायर या R²। हाँ सॉरी R², यहाँ रख रहे ना अपन, डिस्टेंस R पकड़ रहे R²। तो अगर आता तो एक ये पॉसिबिलिटी था, और अगर मैं ये अंदर वाला लेता तो पूरा ही 0 हो गया था। तो बात समझ गया बेटा आप कि यहां पर जो बोल रहा है, अगर R2 R से छोटा रहा, सॉरी R R2 से अगर छोटा रहा, तो ये फॉर्मूला तो कहते ही हो ही नहीं सकता। एक तो पूरा 0 हो जाएगा या फिर ये फॉर्मूला बनेगा, तो ये भी गलत है ना। अब चलो इसको देखते हैं अपन, थर्ड वाले को, है ना। उसने क्या बोला है कि अगर R R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है तो फॉर्मूला ये बनेगा, मतलब ये वाला सिचुएशन है ना, यही वाला। यहां पर ये जो पॉइंट R है आपका, आपको नहीं लगता ये R1 से बड़ा आ रहा और R2 से छोटा आ रहा है कि नहीं? R1 तो इतना ही है और R2 इतना है, तो बोले बात तो सही है। बोले इसने बोला यहाँ इंटेंसिटी क्या रहेगी? तो देखो जो भी रहेगी I1 और I2 प्लस निकालना, दोनों की वजह से निकालना पड़ेगा। मगर बात ऐसी है बेटा कि ये पॉइंट मास M2 के शेल के अंदर आ रहा, तो उसकी वजह से इंटेंसिटी तो 0 आ रही। हाँ, ये इसके क्या है? M1 के तो बाहर है, तो उसकी वजह से फॉर्मूला आएगा GM1 अपॉन R² प्लस 0। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो रहा है? गलत। अब तीसरा वाला सॉरी लास्ट वाला चेक करके देखो, वो सही आ रहा क्या? अगर R R1 से बड़ा है, R2 से छोटा है, फॉर्मूला ये बनेगा। अरे वो तो पहले ही बना चुके थे अपन, है कि नहीं? तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा? लास्ट ऑप्शन। आया समझ में? चलो लिख डालो। एक और ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, consider 3 concentric shells of masses M1, M2 and M3 having radii A, B and C respectively. Are situated as shown in figure. Gravitational field at a point located at Q and P is first option कैपिटल G M1 प्लस M2 अपॉन Y का स्क्वायर, कैपिटल G M1 प्लस M2 अपॉन Y का स्क्वायर। कैपिटल G M1 प्लस M2 प्लस M3
अपॉन वाई का स्क्वायर कॉमा कैपिटल जी m1 प्लस m2 अपॉन x का स्क्वायर। और मुझे जगह चाहिए यहाँ पर। ये हो गया क्या डायग्राम वायग्राम ये सब? थर्ड ऑप्शन कैपिटल जी m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन a का स्क्वायर जी m1 अपॉन a का स्क्वायर। लास्ट ऑप्शन कैपिटल जी m1 प्लस m2 प्लस m3 अपॉन c का स्क्वायर जी m1 अपॉन b का स्क्वायर। और आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है डायग्राम। डायग्राम को जान दो, आप बना लिए होंगे तो कोई बात नहीं। डायग्राम को जैसे एक तो वो साइड में बनाना, राइट साइड के अंदर ऑप्शन में, या ऑप्शन से पहले बनाना। अगर किसी ने ऑप्शन नहीं लिखा होगा तो डायग्राम को ऑप्शन से पहले बनाना। ये मास m1 का शेल, ये मास m2 का शेल, ये मास m3 का शेल। पॉइंट P यहाँ है एट डिस्टेंस x और पॉइंट Q यहाँ है एट डिस्टेंस y। बता दूँ इसको, इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है और इसका रेडियस c है। सोचिए, काय वाटता सेकंड ये वाला देखते हैं। ये पॉइंट P क्या है, ये M1 और M2 के बाहर है और M3 के अंदर है। तो अगर पॉइंट P पर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालूंगा तो वो आएगा G M1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस G M2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर G अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के M1 प्लस M2 कुछ बन सकता है ना। तो जैसे कि मैं अगर बोलूँ एट पॉइंट P, एट पॉइंट कैपिटल P, देखो नेट इंटेंसिटी तो क्या होगा, तीनों की वजह से होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीन शेल है ना वहाँ पे, तो तीनों की वजह से देखना पड़ेगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। पहला शेल, ये पहला शेल है, ये पॉइंट P पहले शेल के बाहर है, पॉइंट P पहले शेल के बाहर है। अच्छा, इसके सेंटर से दूरी कितनी है, x। तो मैं लिखूंगा, देखो भाई फॉर्मूला है G M1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट P दूसरे शेल के बाहर है क्या? हाँ, दूसरे शेल के भी बाहर है। और उसके सेंटर से भी दूरी कितनी है, x ही है। दोनों का सेंटर सेम है ना, वो डिस्टेंस तो सेम ही चाह रहा। G M2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, और ये पॉइंट P तीसरे शेल के अंदर है ना, तो इसके कारण इंटेंसिटी यहां कितनी होगी, 0। अब एक काम करो, G अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो, M1 प्लस M2। तो भैया देखो, अब ये एक फॉर्मूला बन के आया है ना, ये P एट पॉइंट P का आ रहा। अब एट पॉइंट Q का देखो,
एट पॉइंट Q आई नेट। अच्छा देखो खास बात, ये पॉइंट Q तीनों शेल के बाहर है, तो इंटेंसिटी आपको तीनों शेल की वजह से मिलेगी। तीनों शेल का सेंटर भी कैसा है, सेम है, तो तीनों शेल के सेंटर से डिस्टेंस कितना आ रहा है, y। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप ऐड करोगे I1 प्लस I2 प्लस I3, तो वो आएगा GM1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस GM2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस GM3 अपॉन वाई स्क्वायर। जी वाई स्क्वायर निकाल बाहर, G अपॉन वाई स्क्वायर M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देख भाई, अब देख Q की वजह से ऐसा और P की वजह से ऐसा, कोई कौन से फॉर्मूले बताया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में है। वेरी गुड, आया समझ में, लिख लो। चलो लिखो फटाफट। इधर का हो गया होगा, आई थिंक क्वेश्चन लिखना हो गया होगा। चलो जल्दी करो। वाह, आज अगेन वो शिव जयंती की वजह से मैंने टेस्ट का जो प्लान किया था वो कैंसिल कर दिया है ना, क्योंकि आप लोग को ज़्यादा देर तक नहीं रुकाना है यहाँ पर। और प्रोबेबली इंशाल्लाह वो अपन कल ले लेंगे जो मेजर टेस्ट है, मेजर टेस्ट। और मैं विद इन द लेक्चर आवर लूँगा, इसी मतलब टाइम पे मैं पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा दूँगा और आखिरी के 1 घंटे के अंदर मैं टेस्ट आपको दे दूँगा। सॉरी, सैटरडे को, संडे को मॉक टेस्ट में झेल पाएंगे तुम? बोल दो रे बेटा, तू बहुत झेल पाएंगे? बहुत भारी है क्या? अनस का देखना पड़ेगा अब तो रिकॉर्ड। और देखो रे भाई, अगेन
मैं हर बार बोलता हूँ, बच्चे हर बार इग्नोर करते हैं, हर बार बच्चे रोते हैं, हर बार उनके परसेंटेज डाउन होते, है ना। मैं पिछले बैच को, आप खुद उनसे पूछना, वो तो मेरे को कुछ बोल ही नहीं सकते उस मामले में। मैं बहुत दिनों से उनके पीछे पड़ा था कि साइमल्टेनियसली बोर्ड का करते चलो, साइमल्टेनियसली बोर्ड का करते चलो, किए नहीं उन्होंने, है ना। बहुत मैंने उनको बोला तब भी किए नहीं, मतलब आखिरकार अब ऐसा है, रोने वाली जैसी हालत हो गई उनकी, है ना। तो मैं अगेन आपको बोल रहा हूँ, बोर्ड से रिलेटेड आपका एक चैप्टर हो चुका है, रोटेशनल डायनेमिक्स, उसकी नोट्स आपके पास है ना। पूरा प्योर नोट्स को पूरा अच्छे से देखकर रट्टा मार दो, पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कर चुका, डेरिवेशन एक एक बता चुका हूँ मैं, तो उसको पूरा देख के अच्छे से कर लो। ऐसा भी नहीं कि मैंने फॉर्मूले बता दिया सिर्फ तुमको, पूरा डेराइव करके एक एक चीज़ बताया है ना। तो बार बार बोल रहा हूँ, अभी मौका है, डेडिकेट करो खुद। एक दिन का एक क्वेश्चन करना पड़ेगा तुमको, एक दिन का तुम एक क्वेश्चन भी करोगे, बड़ा वाला डेरिवेशन करोगे, एक दिन में 2-3 डेफिनेशंस भी कर लोगे, अभी तुम्हारा कवर हो जाएगा। नहीं तो सच में बहुत बुरा हाल होगा, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में जाओ, हाँ कर लेंगे, तब के तब कर लेंगे, नहीं होता ही नहीं। मेरे को देख रहा ना मैं, अब क्या हालत हो रही है कि सर IMP दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। अरे IMP क्या दूँ मैं, IMP भी एक बकवास चीज़ है ना। अब होता क्या, IMPs कैसे हुआ करते थे, पेपर कैसे कई सालों से जो पेपर सेट करते आ रहे, तो उनको मालूम है कि हम क्या डालते क्वेश्चंस, उनको मालूम रहता है कि हम क्वेश्चंस क्या डाले हुए हैं और दूसरों ने भी क्या डाले हुए हैं, है ना। अंदाज़ा लगा मालूम रहते। तो ऐसा होता कि भैया कि वो IMP देते कि ये करो आप, इसके आने के चांसेस हैं, है ना। जैसे मेरे 12th के टाइम हुआ था, एक सर थे जो मेरे, जो बोर्ड में पेपर्स क्वेश्चन सेट करते थे, है ना। तो उन्होंने मुझे केमिस्ट्री का IMPs दिए थे, मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था, तो उन्होंने मेरे को केमिस्ट्री की IMP दिए थे, इतना करके जाओ ये आपका हो जाएगा अच्छे से। उस टाइम पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग हुआ करता था, है ना। अब तुमको देखो फैक्ट कैसे बताता हूँ, उन्होंने केमिस्ट्री 1 का भी IMP दिए थे, केमिस्ट्री 2 का भी IMP दिए थे। मैंने केमिस्ट्री 1 के पूरी IMPs उनके करके गया और सिर्फ IMPs करके गया, तो उसमें सिर्फ 40 to 50% आया, है ना। अब मैंने क्या करा, बेवकूफ़ी, कुछ नहीं आता है ऐसा वैसा उसमें से। बाद में केमिस्ट्री सेकंड की IMPs को मैंने इग्नोर मारा, 101% पूरी IMPs आई वो, है ना। तो होता ऐसा, और फिर मैं सर पकड़ के बैठ गया, वो बात की बात है ना। तो भैया अब ऐसा है, आपसे ये कह रहा हूँ मैं, इस बात को ही लेके बोल रहा हूँ आपको बेटा, है ना, कि आप सिंपल ये IMPs के चक्कर में मत पड़ो। मैं बार बार भी जब भी देता डिस्क्लेमर देता, भाई मैं गारंटी नहीं लेता इस बात की, है ना। मैं बोलता कि अंदाज़ा है मेरा इसमें से आएगा, अगर नहीं आया तो मेरे घर पे मत आ जाना भैया, तुमने कैसे बता दिए थे ऐसा वैसा करके, है ना। मैं बार बार बोलता इस चीज़ का, कोई नहीं दे सकता गारंटी। और दूसरी बात बोलूँ, अभी IMPs डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि सिलेबस बदल गया, 2-3 साल ही छुए इसको, सिलेबस बदल के हार्डली 2-3 साल, तीसरा चौथा साल शायद से अभी, तो वो 10-15 साल के कलेक्शन का रहता IMP, 5-6 साल 7-8 साल के कलेक्शन का IMP रहता, 2-3 साल में क्या IMP देंगे आपको। देखो भाई, उसके चक्कर में मत पड़ो, पूरा पूरा अच्छे से करते चलो। चलिए आगे, बस हो गया, इनफ, हो गई बातचीत। चलो अब इधर यहाँ पर a uniform small solid sphere of mass small m, कहाँ गए रे, हाँ, एंड रेडियस स्मॉल r is surrounded symmetrically, is surrounded symmetrically by a uniform thin spherical shell
of radius twice r and mass small m. First option, the gravitational field at a distance (1.5 small r) from the center is 8 gm, twice gm upon 9 r square. इधर ध्यान देना, सीधा बैठ, सीधा बैठ, अरे सीधा बैठ जा भाई. The gravitational field intensity at a distance 2.5 r from the center is 8 gm upon 25 r square. Third, the gravitational field intensity at a distance of 1.5 r from center is 0. The gravitational field intensity at a between the sphere and shell is uniform. तो देखो भैया, एक सॉलिड स्फीयर दिया है जिसका मास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है, सराउंडेड बाय सिमेट्रिकली बाय अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस ट्वाइस r एंड अगेन ऑफ मास स्मॉल m. मास अगेन इसका स्मॉल m ही चाहिए ना. तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले उसने आपसे पूछा है एट डिफरेंट डिस्टेंस. तो आप देख सकते हैं एट 1.5 आर डिस्टेंस उसने बोला है इतना होगा, 2.5 आर डिस्टेंस पे इतना होगा, फिर उसने बोला 1.5 आर डिस्टेंस पे 0 होगा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि वो यूनिफॉर्म रहेगा. देखते हैं. सबसे पहले तो आप इमेजिन करो शेल को. पहले एक मान के चलो सॉलिड स्फीयर है और उसके सराउंड में एक शेल है, दोनों का मास स्मॉल m है. इसका रेडियस कितना दिया हुआ आपको, स्मॉल r, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, ट्वाइस r. तो पहला डिस्टेंस कहाँ पर बोला है, 1.5 r, मतलब 1.5 r हो तो मतलब r के बाहर है और R2 के सेकंड वाले के अंदर है. मतलब इसको नाम देता हूँ A शेल और इसका नाम देता हूँ B शेल. तो A शेल के बाहर है, B शेल के, A शेल नहीं है सॉरी,
ए सॉलिड स्फीयर है, याद रखना, इसके फॉर्मूले अलग आते हैं, मगर बाहर तो सेम ही होता है ना। शेल बोलो बाहर का पॉइंट है तो टेंशन ही नहीं, शेल है कि सॉलिड स्फीयर है। तो अब ऐसा है कि ठीक है, ये पॉइंट पे उसने बोला कि पहला ऑप्शन ये कहता है कि ये इस जगह पे जहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, तो इस जगह पे आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो होगी ट्वाइस gm/9r²। चलो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं आ रहा है कैसा। फर्स्ट ऑप्शन, तो फॉर r इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, r इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर कैसा लिखेंगे। चलो फर्स्ट ऑप्शन आई नेट क्या आएगा, I1 प्लस I2। देखो B जो है वो शेल है और शेल के अंदर इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, तो भैया जो सेकंड शेल है या फिर जो मैं कहूँगा IA प्लस IB करूँगा तो IB की वजह से इंटेंसिटी तो क्या हो जाएगी ज़ीरो, IA की वजह से रहेगी और वो कितनी रहेंगी G इंटू स्मॉल m अपॉन 1.5 का 1.5 R का स्क्वायर। 1.5 को तुम क्या लिख सकते, 3/2, उसका स्क्वायर क्या आएगा 9/4 R², 4 चला जाएगा ऊपर 4gm/9r²। तो आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए था 4gm/9r², इसने क्या दिया आपको 2gm/9r²। तो पहला ऑप्शन तो गलत निकला है ना, वो तो सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन चेक करके देखते हैं। अब दूसरे ऑप्शन में डिस्टेंस कहाँ बताया हुआ है आपको, दूसरे ऑप्शन में डिस्टेंस बोला हुआ है कि बाहर, बाहर बोले तो कहाँ पे 2.5 टाइम्स ऑफ आर, 2.5 टाइम्स ऑफ आर। अच्छा ठीक है, तो नेट इंटेंसिटी क्या रहेगी IA प्लस IB। तीसरा देखो IA प्लस IB। अब दोनों के लिए, दोनों का मास कैसा है बेटा, सेम है, और दोनों का डिस्टेंस भी कैसा है, सेम है, 2.5 R का होल स्क्वायर प्लस GM 2.5 R का होल स्क्वायर, सेम आएगा। बोले ऐसे कैसे सेम आ गया, अरे थोड़ी देर के लिए तुम शेल को भूल जाओ, सॉलिड स्फीयर को ध्यान दो। इसके सेंटर से ये कितना दूर है 2.5 R, इसके सेंटर से कितना दूर है 2.5 R, इसका मास कितना है स्मॉल m, तो G इंटू मास ऑफ सॉलिड स्फीयर और डिस्टेंस कितना है 2.5 R का होल स्क्वायर। अब चलो सॉलिड स्फीयर को भूल जाओ, शेल पर ध्यान दो। ऐसा समझो सॉलिड स्फीयर है ही नहीं, सिर्फ शेल पे ध्यान दो। शेल का सेंटर ये है, ये पॉइंट शेल से बाहर है, कितना बाहर है 2.5 R। तो भैया आप बताओ यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी आएगी GM अपॉन 2.5 R का होल स्क्वायर। आया समझ में आपको। अब अगर बोलेंगे हाँ भाई दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ऐड कर डालो, तो आप लिखेंगे I नेट इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय GM अपॉन 2.5 को 5/2 लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/4 R², है ना। ये 4 चला जाएगा ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8gm अपॉन 25 R²। है क्या ऐसा, जी हाँ, सेकंड ऑप्शन सही है। ओरली अपन तीसरा और चौथा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा बोला उसने ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस 1.5 R फ्रॉम द सेंटर इज 0। क्या लगता है आपको, सही है ये। यहाँ पर जो पहला वाला पॉइंट लिया था मैं, यहाँ इंटेंसिटी 0 है कि दोनों की वजह से, सिर्फ शेल की वजह से 0 है, सॉलिड स्फीयर की वजह से थोड़ी 0 है, तो भैया ये भी गलत हुआ। चौथा बोलता है कि भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द स्फीयर एंड द शेल इज यूनिफॉर्म। बिल्कुल नहीं, अरे भाई शेल के अंदर तो 0 ही है। अब यहाँ से जैसा जैसा मैं दूर जाऊँगा इंटेंसिटी कम होते चली जाएगी। ग्राफ क्या देखे थे आपने, ऐसा था ना वो ग्राफ बाहर निकलते से ही, है कि नहीं। तो भैया ये चौथा ऑप्शन भी गलत है, इसी कारण से हमारा सिर्फ सेकंड ऑप्शन सही है। लिख लीजिए।
ये क्वेश्चन लिखना हो गया सभी का? ऑप्शन बाकी है। at what height the gravitational field reduced by 75% of the gravitational field at the surface of the earth. First option capital R, second option 2 times of capital R, third option 3 times of capital R, and the last option 4 times of capital R. तो भैया जो ग्रेविटेशनल फील्ड सरफेस ऑफ द अर्थ पे था उससे 75% कम, रिड्यूस बाय 75%, मतलब क्या हो गया? 25% हो गया। अरे सेठ कहाँ गए? अमजद, चलो भाई। रेड्यूसेस बाय, पहले सरफेस ऑफ द अर्थ पे थे, अर्थ के सरफेस को स्फेरिकल मान के चलेंगे, है ना। चलो इमेजिन करता हूँ मैं कि देखो ये अर्थ का सरफेस है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। पहले आप यहाँ थे तो इंटेंसिटी जो थी मान लो IS करके दे दूंगा मैं, इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और आप कुछ एक पर्टिकुलर हाइट पे गए, वहाँ इंटेंसिटी कितनी है? IH, और वो हाइट कितनी है? H। हाइट ही पूछा है ना उसने, एट व्हाट हाइट। हाँ, अब देख भाई यहाँ क्या दिया हुआ है, IH जो है I सरफेस में से 75% कम हुआ है ना, रिड्यूस्ड बाय 75% से कम हुआ, टोटल में से 75% कम हुआ। सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है इंटेंसिटी, है ना। तो भाई आपकी इंटेंसिटी सरफेस पे थी मान लो IS, दूर जाऊंगा तो कम होगा, तो वहाँ से 75% से कम हुआ बाय। अगर 2 होता वर्ड तो मैं डायरेक्ट 75% ऑफ IS लिखता, मगर वो बाय है, तो वो हो जाएगा IS माइनस 3/4 टाइम्स ऑफ IS। ये 3/4 कैसे आया? 75 को आप 75/100 लिखेंगे तो 3/4 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1/4 टाइम्स ऑफ IS, 1/4 टाइम्स ऑफ IS, है ना। और चलो ठीक है भाई, 1/4 टाइम्स ऑफ IS अपन बोल देते हैं। अब ऐसा है, IH का फॉर्मूला क्या रहेगा? देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस थोड़ी देर के लिए स्मॉल r पकड़ के चलो, तो मैं लिखूँगा G इंटू कैपिटल M स्मॉल r का स्क्वायर, यहाँ पे हाँ IH पे। अच्छा ठीक है, सरफेस पे इंटेंसिटी क्या आएगी? कैपिटल G अपॉन कैपिटल G इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। याद है ना, सरफेस पे इंटेंसिटी है ना, रेडियस का स्क्वायर होता है। अरे भाई बोले ये तो कैंसिल हो जा रहा। हाँ जी बिल्कुल सही है। और स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप उसको 4 टाइम्स ऑफ कैपिटल R स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ जी सही है। आप स्क्वायर रूट ले लो,
स्मॉल आर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर लिख सकते हैं। हाँ, स्मॉल आर है कितना, बोले वो तो आर प्लस एच है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर को उधर लेके चले जाओ, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर माइनस आर, तब एच इज इक्वल टू क्या आया, एच इज इक्वल टू आर, आ गया आंसर। आया समझ में? उधर का हो गया। Three particles, each of mass small m, are kept at the vertices of an equilateral triangle of side capital L, full stop. The gravitational field at the center due to these particles is, first option 0, second option thrice gm upon L square, third option 9 gm upon L square, and the last option 12 gm upon root 3 L square. देखो क्वेश्चन। इधर का हो गया। A wire of length small l and mass small m is bent in the form of a semicircle
in the form of a semicircle. The gravitational field intensity at the center of semicircle is first option gm upon pi l. कहाँ गए भाई? Along x-axis. Second option gm upon pi l along y-axis. Third option twice pi gm upon L square along y-axis. Last option twice pi gm upon L square along x-axis. अगर आपने वो रिंग वाला याद हो, इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था ना एक उसमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं, अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स निकाले थे। अगर वो आपको समझ में आया तो ये इजी आपके लिए, उल्टा इजीली कर सकते हैं आप उसको। पूरा वही है प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर वही है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। तुम बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स और इंटेंसिटी में क्या फ़र्क है? ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूले में जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इंटेंसिटी के फॉर्मूले में सिर्फ जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। पूरी सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे आप। वैसे फॉर्मूला क्या आया था उसका? क्या था? 2 पाई, अरे देख लो ना, लिखा होगा ना, सॉल्व किया होगा ना, पलटा के देखो पेजेस पे। पूरा फॉर्मूला ये, सिर्फ स्मॉल एम नहीं है उसमें। स्मॉल एम की वैल्यू वो 1 किलोग्राम रहती है ना वहाँ पे, है कि नहीं? तो आई थिंक आप उस पे से देख लोगे, कर लोगे। वहाँ पर सिर्फ कैपिटल स्मॉल एम की वैल्यू 1 किलोग्राम है। इंटेंसिटी में उसमें क्या फ़र्क रहता? ग्रेविटेशनल फोर्स में एक गिवन मास रहता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स में एक मास गिवन रहता, और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में क्या रहता? बस 1 किलोग्राम का मास रहता। तो स्मॉल एम की वैल्यू यहाँ पर 1 किलोग्राम रहती। सेम प्रोसीजर, ये एलिमेंट कंसिडर करेंगे, उसकी इंटेंसिटी कर, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लिए थे। तो ये आपको होमवर्क है, आप उसको देखकर इसका पूरा डेरिवेशन बनाएंगे। मैं कल चेक करूंगा, पर उसको देखकर इसका पूरा डेरिवेशन बनाएंगे, समझ के कि कैसे क्या हुआ। ओके, चलिए, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है, इसको हम समाप्त करते हैं।